नमस्कार। न्याय धर्म सभा के इस रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्याय धर्म सभा का ये लाइव कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इसके माध्यम से आप सभी देखने और सुनने वालों को अपने प्रश्नों को स्वयं आदरणीय गुरुदेव के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता है और समाज, राष्ट्र और दुनिया के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर हम सभी को आदरणीय गुरुदेव का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो इसी कड़ी में आज अंजू जी का प्रश्न है छत्तीसगढ़ से। वो कहती हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। यह डायलॉग अधिकतर राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रहित में सारी जनता का हित समाहित है, तो राष्ट्रहित, जनहित व सार्वजनिक हित ही उनके लिए सर्वोपरि होने चाहिए। तो आपस में झगड़े का क्या कारण है? वर्तमान राजनीति में पक्ष या विपक्ष की बात होती है, परंतु निष्पक्षता की बात पहली बार न्याय धर्म सभा ने की है। तो क्या निष्पक्षता की बातें विपक्ष की भूमिका को समाप्त कर देती हैं? आदरणीय गुरुदेव। बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये। न्याय तो निष्पक्षता पर ही आधारित होता है। कोई चीज निष्पक्ष है तभी न्याय सिद्ध होगी। न्याय जो है वो व्यवहारिक विषय है। व्यवहार में कोई पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं, कोई दो पक्ष होते हैं, तो उन पक्षों में दोनों पक्ष जो है अपने अपने हितों के लिए किसी बात पे तर्क करते हैं या विवाद करते हैं। उस विवाद के निपटारे को ही न्याय माना जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। न्यायालयीन गतिविधियां भी इसी सिद्धांत पे चलती हैं। यदि किसी का हित उसमें समुचित रूप से प्रतिष्ठित ना हो पा रहा हो, तो न्याय का कर्तव्य ये होता है कि वो इसको इस्टेब्लिश करे, प्रतिष्ठित करे, किसी के हित को हानि ना होने दे। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब प्रश्न ये है कि राष्ट्रहित, जनहित, सार्वजनिक हित ही जब सर्वोपरि है, तो ऐसी स्थिति में जो आज के राजनेता या राजनीतिक दल हैं, उनके बीच में पक्ष विपक्ष क्यों हो रहा है? क्या वे लोग निष्पक्ष नहीं हैं? राजनेता जो निष्पक्ष न्याय के लिए परिकल्पित हैं, मान्य हैं, वो दो नेता आपस में यदि गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, दो पार्टियां आपस में परस्पर विरोध कर रही हैं, तो उनमें ये तो पक्का है कि जनहित की बात नहीं कर रही, क्योंकि उनके आपसी विवाद हैं। अगर जनहित होगा तो दूसरा भी क्या जनहित के विरुद्ध है, तो उनके बीच में विवाद का सवाल ही नहीं उठता। यदि दोनों जनहितकारी हैं, दोनों पार्टियां या दो नेता कोई भी, तो उनमें कहां से पक्ष विपक्ष बनेगा? इसका तो सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि वो जनहित के लिए काम नहीं कर रहे होते, राष्ट्रहित के लिए काम नहीं कर रहे होते। वैसे राष्ट्र का जो शाब्दिक अर्थ है, डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, संस्कृत भाषा में राष्ट्र माने प्रजा ही होता है। तो जब राष्ट्र शब्द ही प्रजा के अर्थ में है, तो राष्ट्रहित माने प्रजाहित, माने जनहित, माने लोकहित, लोकहित माने सार्वजनिक हित। क्योंकि किसी राष्ट्र में जितने भी नागरिक हैं, उनको सबको
प्रजा ही माना जाता है, वो चाहे राजा ही क्यों ना हो। तो एक सबसे पहले तो सब नागरिक हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को भी प्रथम नागरिक की उपाधि दे रखी है लोगों ने। हालांकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक कहने का मतलब तो वैसे ही इलॉजिकल है, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे बड़ी चीज कैसे हो जाएगी? कोई राजा या राष्ट्रपति को अगर राष्ट्र में सबसे ऊंचा मान रहे हो, प्रथम नागरिक मान रहे हो, तो आपने तो पहले ही राजतंत्र की घोषणा कर दी। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति माने राष्ट्रपति शासन। तो शासन का मतलब ये हुआ जो जिसके अधीन राज्य होता है। तो राज्य तो अगर शासक के रूप में राजा बैठेगा तो शासन जो है वो नेतृत्व है। संस्कृत की शास धातु शिक्षा देने, मार्गदर्शन करने, आगे बढ़ाने, नेतृत्व करने, रास्ता दिखाने के अर्थ में है। एक सामान्य शिक्षक भी आप स्कूल जाते हैं तो वहां क्या करता है? आपको बताता है कि आप कैसे पढ़ें, कैसे बढ़ें, कैसे चलें। यहां तक कि सामान्य मॉरल भी वही सिखाता रहता है कि कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे बात करें, कैसे बोलें, कैसे चलें, नाखून काट के आए हैं कि नहीं, पूछते हैं टीचर। तो शासन का तो मतलब ही हुआ सिखाना, पढ़ाना, शिक्षा देना। तो शिक्षक या मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। राजा कहां से रास्ता दिखाने लग गया अचानक? ये तो काम मंत्री का है, नायक का है, नेता का है, नीति निर्धारक का है, विधायक का है, विधाता का है। विधाता ब्रह्मा होता है। राजा कब से विधाता हो गया? राजा कब से नियामक हो गया? तो प्रथम नागरिक कैसे हो गया? जब राजा मंत्री के अधीन है, उसका काम अनुशासन और प्रशासन करना है। तो जैसे देश और प्रदेश होता है वैसे शासन और प्रशासन होता है। और अनुशासन माने होता है किसी भी शासन का अनुगमन करना, अनुसरण करना, उसकी बात मानना, उसके अनुसार दूसरों को मनवाना तो प्रशासन कहलाता है, और खुद मानना अनुशासन कहलाता है। तो अनुशासन प्रशासन राज्य के लिए प्रशस्त है। मंत्री का काम शासन, आज्ञा देना। कोर्ट का काम आज्ञा देना, आदेश देना। मंत्री का काम नीतियां बनाना, आदेश देना। विधायिका का काम विधान बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना। तो ये तो बात वैसे ही साफ है कि प्रथम नागरिक वो नहीं हुआ राष्ट्रपति, क्योंकि प्रथम का मतलब सर्वोच्च। तो सर्वोच्चता यदि राष्ट्रपति की है किसी देश में तो वो पक्का तय हो गया कि वहां लोकतंत्र नहीं। वो तो खुद ही शासन के अधीन है। शासन मंत्रिमंडल है, ये सबको पता है। तो जब पूरा शासन ब्राह्मणत्व के लिए अनादिकाल से जाना जाता है कि मंत्री माने मंत्रदाता, तो मंत्रदाता गुरु। गुरु की उपाधि कब से क्षत्रिय की हो गई, कहाँ हो गई, राजा की कहाँ हो गई? तो ये तो किसी परंपरा में नहीं आ रहा, ना कोई भारतीय ओरिजिनल सनातन परंपरा में है, ना वर्तमान समय में ही। वर्तमान में भी मंत्री ही सर्वोच्च है। तो राजा प्रथम नागरिक कैसे घोषित? ये तो कहीं राजतंत्र की गंध है वो जो आ रही है। तो ये जो राष्ट्रहित जनहित की बात हुई वो राजहित की बात है एक्चुअली।
अभी जो बिगड़े हुए रूप में चल रही। तो जनहित नहीं है, और राजहित में, क्योंकि अगर राजतंत्र है तो राजहित की बात करेगा, और अगर वो राजहित के लिए कर रहा है तो मतलब वो लोग अपने अपने पोस्टों के लिए अपने अपने लिए कर रहे हैं, सब अपने को राजा समझ रहे हैं, अपने अपने हित की बात कर रहे हैं। वहां राज करने का मतलब रक्षति इति राज्यम नहीं होगा। फिर राजतंत्र का मतलब है फिर तो राजा आपकी रक्षा के लिए फिर मान्य नहीं है, आपको गुलाम बनाने के लिए। फिर राजतंत्र का मतलब है आप उसके अंडर में, आप उसके अधीन हैं। तो फिर वो आपको मताधिकार भी नहीं देगा, आपसे पूछ के नहीं। एक दुकान में आप जबरन अपने ग्राहक को अगर चाय पिलाएं तो वो फिर वाणिज्यिक तंत्र हो जाएगा। तो ग्राहक कोई आया और जबरन पकड़ के आपने उसे चाय पिला दिया, वो पीना भी नहीं चाहता था, मान लो उसे जूस पीना है और आपने जबरदस्ती उसको चाय पिला दिया। वो कहता भैया हमें तो फल की दुकान में जाके जूस पीना था, गन्ने की दुकान में जाना, तुम जबरन बीच में पकड़ ली। तो जब जबरन कोई काम होता है तो वो वैसे भी वो मालिक और नौकर में बदलता है, शिकारी और शिकार में बदलता है, शाह और गुलाम में बदलता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है। जनता गायब है, गुलाम हाजिर है, मालिक लोगों का शासन राज सब उनका है, तो तंत्र उनका है, प्रजा का कोई तंत्र नहीं है। तंत्र माने शासन, तो प्रजा की सहमति से चले, नहीं तो जबरन चाय पिलाने वाली बात हो गई। जनता से पूछ ही नहीं रहे, जबरन कानून बना रहे, जबरन थोप दे रहे, जनता से पूछ नहीं रहे। कोई किसी पोस्ट पे चला जा रहा है, जनता से पूछ के कब मंत्री बना, जनता से पूछ के कब जज बना। ये सब शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। जनता से पूछ के कहां बने? अगर जनता से पूछ के बनते, जनता की सहमति से बनते, तो जनता की असहमति से हटते भी। अभी कहां हट रहे? जनता ने कहा चाय लाओ, दुकानदार ला के रख। जनता ने कहा चाय ले जाओ, अब वो काफी पिएगा तो आप ले गए, आप उसको काफी दे दिए कि भाई चाय का ऑर्डर कैंसिल, नहीं पीना है। तो बोले कोई बात नहीं, काफी इनको दो। दुकान गए, आपने कहा भाई हमको पैंट खरीदना है, तो पैंट दिखाया। बाद में आपने कहा नहीं आपको पाजामा खरीदना है, तो कहेगा पाजामा दिखाएंगे। आपकी मर्जी से पारित खारिज होगा ना बात भी, तो तभी ना प्रजातंत्र होगा। अब प्रजा का कोई जब तंत्र ही उनके हाथ में, कोई शासन है ही नहीं, तो शासन तंत्र जब हाथ में ही नहीं है, उनकी सहमति से कुछ होना ही नहीं है, उनकी सहमति असहमति का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं, तो निष्प्रभावी जनता, जनतंत्र कैसा? और जनतंत्र के बिना जनहित की बात नहीं होगी। तो जब जनतंत्र ही लागू नहीं हुआ है अभी दुनिया में कहीं, तो जनहित की बात कहां से लागू होगी? चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चीन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता से पूछ के लड़ रहे हैं क्या ये युद्ध? यहूदी और फिलिस्तीन, हमास वाले, पूछा था उन्होंने जनता से। गाजा पट्टी में 12 लाख आदमी खदेड़ दिए गए, उनसे पूछ के ही खदेड़ा जा रहा है उनको। पूछते तो वो 12 लाख तैयार ही नहीं होते, कहते यहां कहां युद्ध लड़ रहे हो, हमास बाहर जाओ। हमास जबरन घुसा हुआ है वहां पर गाजा पट्टी में, चंद गुंडे हैं, 12 लाख पब्लिक है, और ये मुश्किल से होंगे 100, 200, 500, 1000, लाखों थोड़ी हैं। तो ये चंडाल चौकड़ी वहां घुसी हुई है हमास की, और वो सारी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। फिर
यहूदियों ने क्या पूछा उनसे कि हम गाजा पट्टी कब जिया लें? पब्लिक से पूछ के कर रहे हैं, 12 लाख से वोटिंग करा लो। अगर वो कह रहे हैं कि यहूदी लोग यहाँ पे अपनी युद्ध छेड़ दें तो ठीक है, वो छेड़ें। अब कौन पागल कहेगा कि युद्ध छेड़ो? 12 लाख में से कौन तैयार होगा? बहुमत आ जाएगा। माने कम से कम 6 लाख से अधिक चाहिए मत, तो 6 लाख से अधिक लोग सहमति दे देंगे कि गाजा पट्टी को तबाह कर दो, बम मार मार के, हम सबका घर गिरा दो, सबको मार डालो, बाल बच्चे सब कत्ल कर दो। राजी हो जाएंगे 6 लाख से अधिक आदमी गाजा पट्टी के? नेवर। क्या रूस और यूक्रेन के लोग सहमति दे देंगे कि हमारा सब उजाड़ दो चमन? रूस के लोग सहमति दे देंगे या यूक्रेन के लोग सहमति देंगे? रूस यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? क्या भारत पाकिस्तान के लोग, ये जो इनकी सरकारें लड़ती रहती हैं, क्या ये जनता से पूछ लो एक बार। माने कोई जन सहमति से काम नहीं हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं है। तो सबसे पहले तो न्याय धर्म सभा जो बात कह रही है वो ये कह रही है कि भाई पहले तो लोकतंत्र ही शुद्ध करो जिसमें 12 मताधिकार प्रतिष्ठित हों। 6 मताधिकार शासन सत्ता और 6 मताधिकार शासन व्यवस्था। इन दोनों शासन सत्ताओं और शासन व्यवस्थाओं में ये 6 मताधिकार हों। इनके नियोजन निरसन, इनके पारित और निरस्त करने के लिए मताधिकार होने चाहिए। 3 पारित करने के लिए, 3 खारिज करने के लिए व्यवस्था में, और 3 नियोजन के लिए और 3 निरसन के लिए सत्ता में। तो शासन सत्ता, शासन व्यवस्था, ये अगर जनमत के द्वारा पारित खारिज हो सके, नियुक्त निरस्त हो सके, तो आप पक्का समझें कि वहां पर लोकतंत्र है। अब लोकहित की बात स्वतः होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये 12 मताधिकार जनता को प्राप्त होंगे तो एक भी पार्टी बनाना मुश्किल पड़ेगा। पक्ष विपक्ष की बात प्रश्न में पूछा गया है कि फिर क्या उसमें कोई विपक्ष नहीं होगा जब न्यायशील शासन व्यवस्था आएगी? अरे विपक्ष में खड़ा कौन होगा? जब कोई पारित खारिज करने का अधिकार तो जनसहमति से होने वाला है, जनता के पास है वो अधिकार, तो फिर क्या होगा? वहां विपक्ष क्या करेगा? वो कहेंगे हमारा क्या रोल है, हम मतलब वहां खड़े होकर क्या विरोध करें, और क्या विपक्ष का कोई रोल ही नहीं रहेगा। लोकतंत्र में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वो तो सार्वजनिक सहमति से, सार्वजनिक वोटिंग से होता है, तो उसमें पक्ष विपक्ष कहां से आया? सार्वजनिक वोटिंग से चुन लिए, जिनको चुन लिया वो वहां पर अपना जाके चलाएं, और उनके द्वारा जो भी नियम नीति निर्णय किए जा रहे हैं वो भी जनता से पूछ के ही लागू होंगे। तो वहां विपक्ष क्या करेगा रोक के उसको? विपक्ष के रोकने को स्वीकार भी कौन करेगा? अगर वहां पर महालोकतंत्र लागू है, वास्तविक जनतंत्र लागू है, डेमोक्रेसी रियलिस्टिक है, तो विपक्ष नाम की कोई चीज परिकल्पित ही नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष समाप्त हो जाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं वो करेगा क्या विपक्ष? उनकी भूमिका क्या होगी? व्हाट विल दे डू? कुछ दिख रहा है? उनका कोई काम बचता है? अब वो विपक्ष लिख के नाम भी अपना बैठे रहे कि विपक्ष नेम प्लेट लगाए बैठे हैं, उनको कोई चांस ही नहीं आएगा कि कहीं कुछ बोलना पड़े या कुछ कहना पड़े या किसी चीज का विरोध करना पड़े। उनके विरोध का कोई मूल्य ही नहीं हो गया। वो तो जनता ने पारित कर दिया, तो तुम्हारा कोई रोल ही नहीं, बात ही खत्म। तो विरोध भी करोगे तब भी वही इंप्लीमेंट होगा, तो कहेंगे फिर किस बात का विरोध? जब सार्वजनिक
बहुमत से ही नियोजन निरसन होना है सत्ता या व्यवस्था का, तो विपक्ष क्या करेगा और पक्ष भी क्या करेगा? इसलिए तो निष्पक्ष ही हो जाना है। लोकतंत्र अगर जब भी आएगा तो वो न्यायशील ही होता है। सार्वजनिक सहमति से आप कोई भी काम करिए वो न्यायशील ही होगा। बाजार में मोनोपोली खत्म कर दीजिए, मोनोपोली माने राजतंत्र, और जनता की सहमति से अगर माल का क्रय विक्रय होने लग जाए ग्राहक की सहमति से, तो वहां न्याय तो अपने आप ही हो जाएगा, बाजार में तराजू संतुलित हो जाएगा। आप मोनोपोली हटा लीजिए, बाजार में न्याय हो जाता है, बाजार में संतुलन स्थापित हो जाता है। आप राजतंत्र रूपी मोनोपोली वहां राज्य से हटा लीजिए तो वहां भी संतुलन स्थापित हो जाता है। इसी को आजादी कहते हैं, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेशन, या फ्रीडम ऑफ नेशन ही कह लो। कोई राष्ट्र तभी स्वतंत्र होगा जबकि बाजार की तरह इसे भी समझ लें, राज्य को भी। वाणिज्य में भी यदि मोनोपोलिस्टिक है वहां क्रिया पद्धति, तो वहां माल किसी को उचित रेट से नहीं मिलने वाला है, ग्राहक के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल 100% सच है, और कोई भी बुद्धिमान आदमी इस बात को खारिज नहीं कर सकता। मूर्ख या धूर्त ही इस पर कुछ बोलने की हिमाकत कर सकता है, नहीं तो हम जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा, ऐसा माने बिना इस पर तर्क भी नहीं। तर्क करने का मतलब या तो तुम मूर्ख हो, समझ नहीं रहे हो बात को। हम जो कह रहे हैं, अगर इस पर तुम कुछ बोलते भी हो तो तुम अपने आप तुम प्रमाण पत्र देते हो कि तुम मूर्ख हो अथवा बेईमान हो, कि समझ भी रहे हो फिर भी अल्ल बल्ल बक रहे हो। इसमें गुंजाइश ही नहीं। मोनोपोली का मतलब है जबरन आपको इस रेट पर बेचा जाएगा माल, इस तरह से बेचा जाएगा, इस क्वालिटी का बेचा जाएगा, बिना क्वालिटी का बेचा जाएगा, मर्जी उसकी। अब दिस इज कॉल्ड मोनोपोली। अब ये मोनोपोलिस्टिक जब ये वाणिज्य होगा अथवा मोनोपोलिस्टिक राज्य होगा तो उसमें न्याय की गुंजाइश नहीं, और उसमें निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष होंगे, निष्पक्ष कोई ना होगा ऊपर। जब वो निष्पक्ष ही नहीं है तो इसलिए जब भी न्याय संगत शासन आएगा तो निष्पक्षता आएगी, और इसमें जो विपक्ष नाम की चिड़िया उड़ रही है चारों तरफ, ये फुर्र हो जाएगी, गायब हो जाएगी, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो सही प्रश्न किया है कि क्या विपक्ष बचेगा? नहीं, विपक्ष करेगा क्या? बच के भी क्या करेगा? वो बचना क्यों चाहेगा? विपक्ष इतना नपुंसक हो जाएगा, अगर बैठा है तो सारा दिन हाथ जोड़े बैठा रहेगा, तो कहेगा इससे अच्छा घर ही जाने दो। विपक्ष नाम की चीज क्या करेगी? यदि जनता द्वारा नियम नीति निर्णय पारित खारिज किए जाने हैं, हाँ, बनाने का अधिकार विधायिका का है, विधायिका विधान बनाए, मंत्रिका नीति बनाए, सही सलाह दे, कोर्ट जो है वो निर्णय दे, न्यायिका प्रॉपर निर्णय दे। इसमें कहां तकलीफ की बात है? जनता थोड़ी ना आड़े आ रही, जनता तो कह रही हम थोड़ी ना नियम बनाएंगे, हम थोड़ी ना निर्णय देंगे। जनता को कौन कहता है? लोकतंत्र में जनता को सिर्फ उसकी सहमति पूछना और असहमति जानना, इतना ही तो काम है। लोकतंत्र का कुल मतलब इतना है कि ग्राहक से पूछ के उसको दो सामान, जबरन जेब में हाथ डाल के पैसा मत निकालो। मोनोपोलिस्टिक शासन इसका उल्टा करता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि न्यायधर्म सभा जिस प्रजातंत्र, जिस लोकतंत्र, जिस जनतंत्र, जिस डेमोक्रेसी की बात कर रही है वो रियलिस्टिक है कि शासन 3 सेक्शन में बटा हुआ है।
विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। चौथा खंभा माना जाता है मीडिया। सभी को पता है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। शासन के 3 अंग होते ही हैं। एक विधान बनाता है, नीतियां बनाता है, सलाहें देता है, मंत्रणाएं देता है, परामर्श देता है, और तीसरा वाला निर्णय देता है, फैसले देता है। कोर्ट कहते हैं, न्यायालय कहते हैं उसको। तो विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका माने विधानमंडल, मंत्रिमंडल और न्यायमंडल, 3 ये उनकी सत्ताएं हैं। और उन सत्ताओं के द्वारा 3 काम किए जाते हैं। एक विधान बनाता है, एक मंत्रणा देता है, फैसले देता है। न्यायालय न्याय दे रहा है, फैसले कर रहा है। तो ये तीनों अंग अपना अपना काम करें, लेकिन ये पारित खारिज करने का अधिकार जनता के पास होता है। इसे लोकतंत्र कहते हैं। और अगर तंत्र में लोक की गति ही नहीं है, उसके सहमति या सहमति का कोई प्रभाव ही नहीं है, तो फिर किस बात का लोकतंत्र? वो तो मोनोपोलिस्टिक हो गया। और जो मोनोपोली अपनी अपनी बनाना चाहते हैं, तो वो पक्ष विपक्ष लड़ रहे हैं। ऐसा है चक्कर। वो न वो निष्पक्ष है, न वो निष्पक्ष है। क्यों? वो तो है ही नहीं वहां। निष्पक्षता की बात ही नहीं, नैतिकता वहां रहती नहीं, मॉरलिटी वहां होगी नहीं, सामाजिकता वहां होगी नहीं, संतुलन वहां होगा नहीं, समाधिकारिता वहां होगी नहीं, समुचित हिताधिकारों का वितरण वहां होगा नहीं, जनहित वहां कभी सुरक्षित रहेगा नहीं। जो उनके पक्ष वाले होंगे मोनोपोली के, उनकी प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी, सारे सुख के साधन उनकी तरफ लुढ़क जाएंगे और दूसरों की तरफ हानि, न्याय, हितों का जनाजा निकलेगा। तो कितनी स्पष्ट बात है, साफ एकदम, कि जिस दिन ये लोकतंत्र वास्तविक आएगा, न्यायधर्म सभा का न्यायशील लोकतंत्र, उस दिन जनता की सार्वजनिक शासन प्रणाली लागू हो जाएगी और मोनोपोली, राजतंत्र, गुंडातंत्र, बदमाश तंत्र, वंशतंत्र, राजतंत्र आदि अनेक नामों से ये बवाल चल रहा है, कबीला तंत्र, वो सब खत्म हो जाएगा। एक सरदार, बाकी सब कर्जदार। तो ये सिस्टम तो तभी तक बदमाशी का चलेगा जब तक कि न्यायशील लोकतंत्र नहीं आता। मोनोपोली कायम रहेगी। इस मोनोपोली को आप चाहे राजतंत्र कह लो, चाहे गुंडातंत्र कह लो, बदमाश तंत्र। अच्छा, मोनोपोली वाले तो एक की मोनोपोली हो जाएगी तो दूसरा भी सर उठाएगा ही गुट। कोई ना कोई सोचेगा मैं अपनी मोनोपोली जमा लूं, अगर इसको मार दूं तो विपक्ष कोई ना कोई खड़ा हो ही जाएगा। तो राजतंत्र में इसीलिए कोई जो राजा बना बैठा है, मोटे मोटे किले बना रहा है, और किले पर दूसरा कहीं बाहर से आके हमला करके उसको मार के अपना सिक्का जमा देता, अपना कब्जा। मोनोपोली अगर एक की है तो दूसरा भी बनाएगा। और अगर ये पता हो कि उसके राजा बनने से भी कोई फायदा ना होगा, ना वो फैसले उसके जो है इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, चाहे जो भी फैसले करता रहे कोई फायदा नहीं होगा, जनता भी उसे बैठने देगी नहीं देगी, वो तो सत्ता भी उसी को चुनना है, हटाना भी है। तो सत्ता चुनना हटाना और नियम नीति निर्णय चुनना हटाना, ये पारित बना तो कोई भी सकता है, लेकिन पारित खारिज तो जनता ही करने वाली है। तो वहां उनको बैठ के क्या मिलेगा? कोई जबरन कब्जा कर लिया, उसको कोई लाभ नहीं होगा, उसका कोई खुद का कानून चलेगा ही नहीं। अगर जनहित के विरुद्ध बनाएगा कोई कानून, वो पारित नहीं होगा। जब पारित नहीं होगा तो उसका गुंडातंत्र क्या करेगा? तो ये छोटी सी बात जनता ही, चूंकि उसको अनपढ़ वो लोग रख लेते हैं तो ये समझ नहीं पाती। अब हमारी बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन इस दुनिया में सारी जनता मालिक होगी, जनता ही होगी सरकार। लोकतंत्र का मताधिकार यदि जनता के पास चला जाए तो जनता ही सरकार हो जाएगी। मताधिकार यानी जनता सरकार। आप द्वादश मताधिकार देख जनता ही सरकार बनेगी। क्यों? बाकी सरकार तो कर्मचारी ही रहेगी,
पारित खारिज नहीं को करना, कानून बनाने के कर्मचारी, नीति बनाने के कर्मचारी, फैसले देने के कर्मचारी, और जनता सार्वजनिक रूप से मालिक। अच्छा, उस जनता में वो भी शामिल रहेंगे, तो प्रथम नागरिक, द्वितीय नागरिक नहीं, सब नागरिक, और सबको वोट देने का अधिकार। तो चाहे जिधर से गिनो, नीचे से गिनो, चाहे ऊपर से गिनो, सब पहले तो नागरिक रहेंगे, उसमें क्या। उधर से गिनोगे वो प्रथम, इधर से गिनोगे कोई झोपड़पट्टी वाला प्रथम नागरिक, जहां से मर्जी गिन लो। अब प्रथम नागरिक तो वह होगा जो नगर में पहले पैदा हुआ, जो सबसे सीनियर होगा उम्र में, पहले पैदा हुआ है, तो पहले नागरिक तो वही होगा, है ना। तो जब भी जो सबसे ज्यादा उम्र का हुआ करे, बर्थ डेट से पता चल जाता है उसको, वो प्रथम नागरिक। उसके बाद जो पैदा हुए वो सेकंड नागरिक, वो तीसरे आए वो थर्ड नागरिक, चौथे पैदा हुए, तो ऐसे होगा। बर्थ डेट और टाइम के हिसाब से सेटिंग कंप्यूटर बताया करेगा कौन प्रथम नागरिक। अभी तो फर्जी है आपका सब, प्रथम नागरिक भी फर्जी है, अब बाकी जो उसके बाद जो बन रहे हैं वो भी फर्जी, नैतिक नहीं है वो लोग, कोई मॉरलिटी नहीं है। तो अभी तो सब मॉरल कैरेक्टर डाउन है, ग्राफ गिरा हुआ है। तो आशा है ये बात स्पष्ट हुई होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हम सभी को एक बहुत जटिल विषय को समझाया कि जनतंत्र जब तक समाज में या राष्ट्र में नहीं है तब तक जनहित केवल कल्पना मात्र है। तो जो भी लोग जनतंत्र के अभाव में जनहित की बात कर रहे हैं वो दरअसल राजहित की ही बात कर रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से 12 मताधिकारों के अभाव में तो जनतंत्र वैसे भी मूल रूप में होता नहीं है। तो हम सब एक छद्म जनतंत्र में रह रहे हैं, दरअसल एक राजतंत्र में ही रह रहे हैं। बहरहाल न्याय धर्म सभा का कारवां तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और एक न्याय का सूर्योदय बहुत जल्द होने वाला है। तो सुशिक्षित मन और संवेदनशील हृदय इस आहट को सुन भी पा रहे होंगे। आप सब भी इस कारवां का हिस्सा बन सकते हैं। इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें और न्याय धर्म सभा के कैंपेन के साथ आप सभी संपर्क हो सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले रविवार। और वर्तमान में चूंकि चुनाव जी चल रहे हैं, जी डेटें डिक्लेयर हो गई हैं, जी नामांकन भी हुए हैं, न्याय धर्म सभा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जी इसी महालोकतंत्र के प्रस्ताव को नंबर 1 पे रखें जी और फिर चारों जनाधिकार माने जनहित भी सुरक्षित हो जाएंगे अपने आप। तो ये दोनों बातें मुख्य रूप से हाईलाइटेड करके, वैसे तो ऐसे 111 न्याय प्रस्ताव है न्याय धर्म सभा के, लेकिन ये 2 मुख्य बातें हैं जिनका अपरिहार्य है इनका इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए इनको पहले लागू करने के लिए हम लोग करने और कराने, हम लोग सरकार बन के लागू करेंगे ऐसा नहीं है। हमारा प्रचार ही हमारी सरकार है। ये बातें हम सिर्फ जनता तक पहुंचा देते हैं, हर पार्टी मजबूर होगी। 35 साल से न्याय धर्म सभा इन सब चीजों का प्रचार करे। अब देखो पार्टियां सब मजबूर है, भाजपा को हमने मजबूर कर दिया डिजिटल करेंसी सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए और भी ऐसी कई चीजें करने के लिए। दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी को हमने मजबूर किया, उनके 4 मुद्दे थे वो चारों हट गए और न्याय धर्म सभा के चारों जनाधिकारों के मुद्दे उनके पार्टी में 100% घुस गए। अब वो बच नहीं पा रहे हैं इससे। पहले भागे थे जब पार्टी बनाए थे शुरू में, अब भाग भी नहीं पा रहे। अभी नहीं शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण पे चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात, अभी कांग्रेस ने भी, आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी शायद घोषित किया उन्होंने KG to PG तक सब MBBS और इंजीनियरिंग और मेडिकल, भैया आप सब पढ़ो सब बढ़ो और सब फ्री होगा। तो कांग्रेस ने भी घोषित करा। ये तो हमारा तो मुख्य मुद्दा ही है, 25% बजट बांट के सबको निःशुल्क चारों चीजें देनी है, कंप्लीट पैकेज। न्याय धर्म सभा तो यही 35 साल से हल्ला मचा रही है। अब जो है धीरे धीरे प्रचार ही प्रतिष्ठा है, न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। ये बात अब हमारी जो हम लगातार इसको बोलते रहे, अब ये चरितार्थ भी होने लगी। हर पार्टी भी बस हो जाएगी हमारे इस न्याय प्रचार के कारण। हम लोग कभी सरकार में ना आए लेकिन न्याय जरूर कर देंगे।
इनको सबको मजबूर कर देंगे, जो पैसा लगा लगा के सेठ लोग बड़े बड़े तोपचंद सब वहां पहुंच जाते हैं। हम लोगों के पास तो यहाँ न्याय धर्म सभा के पास तो चवन्नी नहीं, तो जैसे तैसे हम लोग प्रचार प्रसार अपना करते हैं। और हम तो कहते हैं जमानत राशि भी हमारी सब वापस करो, और जो चुनाव का खर्चा आता है वो भी हम चुनाव आयोग से सब लेंगे ही कभी ना कभी वापस। अब चुनाव आयोग अगर समझदार है तो अभी दे दे, नहीं तो उनके घर से अधिकारियों के हम मंगवाएंगे बाद में पैसा। वो कहाँ जाएंगे? हम तो बोलते रहते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? देश के नागरिक हैं, वो आज गलती कर रहे हैं, कल भुगतान करना पड़ेगा। तो घर जाने से पहले या तो हमारा बिल दे दे, नहीं तो हम घर से उनको कोर्ट कचहरी में ले आएंगे, और हमारा कल को कोर्ट बनेगा ही तो उसमें उनकी पेशी होगी और उनके घर से रिकवरी होगी, उनकी जमीन जायदाद बिकेगी। या तो अभी दे दें, हम अभी बिल फिर भेजेंगे उनको, और नहीं देंगे हमारी जमानत जितनी जब्त किए रहोगे सब वसूली होगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि वो लोग समझ बूझ के और निःशुल्क चुनाव प्रचार की भी व्यवस्था करें, कि और शिक्षा निःशुल्क से बात नहीं बनेगी, पहले प्रचार निःशुल्क, और हमको टीवी पे अपने दें जगह, ताकि न्याय धर्म सभा फ्री में जन जन तक अपनी बात पहुंचा सके। अब नहीं पहुंचा रही हमारी बात तो इसका मतलब चुनाव आयोग जो है वो धोखे में है, वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, हमारी बात ही नहीं पहुंच पा रहा। हम चुनाव आयोग को बता रहे हैं भाई पहुंचाओ तो वहां तक। भाई शादी का आयोजन तुम्हारा है, और दूल्हा और बाराती लोग जो है बिल पे करें, टेंट हाउस का, हलवाई का, बाजे वाले का क्यों पे करें? डीजल पेट्रोल बस भी ले आए बारात में तो उसका भी डीजल पेट्रोल दें, काहे दें भाई? शादी की घोषणा तुम्हारी है चुनाव की, हाँ आयोजन तुम कर रहे हो, और बाराती क्यों दें? दूल्हा बाराती क्यों देंगे भाई बिल? लेकिन सब उल्टा हो रहा है, सब ठीक होगा। और अभी जो हमने बताया कि इन चुनाव में भी हम लोग अभी उत्तराखंड में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ भी हमारी टीम चुनाव में उतरी। अब मध्य प्रदेश में भी उतरी हुई है, यहाँ से छत्तीसगढ़ से भी उतरी हुई है, तो वहाँ भी हमारे शायद 4 लोग खड़े हैं, राकेश गगन जी और अंजू जी, राम मनोहर जी और रामफल पाटिल जी, 4 लोग ये खड़े हैं। और एमपी से इनका नामांकन हुआ है संजीव जी यहाँ चित्रकूट विधानसभा से, और सतना विधानसभा क्षेत्र से रंजना जी खड़ी है। तो रंजना मिश्रा जी और संजीव सिकदर जी को यहाँ से पार्टी ने टिकट दिया है, और वो लोग उनका नामांकन भर गया है। तो हमारी तरफ से इन सभी को बधाई हो, जनता को ये सूचना। तो सभी लोग उनको भारी बहुमत से यहाँ जिताएं, और जो जहाँ है पहुँच के उनके क्षेत्र में इनका सबका प्रचार भी करें, और न्याय का प्रचार करेंगे, उनका नहीं करेंगे, क्योंकि वो न्याय के लिए ही खड़े हैं, और कोई उद्देश्य नहीं। हम लोग का कोई जीतना उतना कोई उद्देश्य नहीं है, बस वो न्याय का प्रचार करने से हर पार्टी मजबूर होती है उस न्याय के एजेंडे को शामिल करने के लिए, यही फायदा है जनता को। तो इसीलिए हम लोग इसमें उतरते हैं हर बार, और ऐसी जिंदगी भर उतरते रहेंगे, अनंत काल तक उतरते रहेंगे, जब तक न्याय ना हो जाएगा तब तक उतरते रहेंगे, और न्याय के बाद तो उतरते ही रहेंगे। क्यों? न्यायशील शासन भी चलाना रहेगा, तो ये तो होगा ही। शाश्वत सनातन पार्टी है, सनातन धर्म की पार्टी है। हम पहले से बता, कोई कहे आप लोग सांप्रदायिक, हम पहले बता हम लोग भाई सांप्रदायिक हैं। हम लोग सनातन धर्म को स्थापित करें। न्याय शाश्वत और सनातन धर्म है, जो सबको शिक्षा, सबको रोजगार की गारंटी देता है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम को प्रतिष्ठित करता है। सब लोग पलें, सब लोग पढ़ें, सब लोग खुश रहें, शांतिपूर्ण रहें। सनातन धर्म की जय। तो आप सभी को बधाई, और जितने हमारे प्रत्याशी जो लोग खड़े हैं वो न्याय के प्रत्याशी हैं, और अच्छे से प्रचार प्रसार करें। हमारी शुभकामनाएं सभी को।